दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है। क्या भला कोई इतना नीचे गिर सकता है कि अपने ही भाई को मौत की नींद सुला दे? क्या सच बोलना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी कीमत इस शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? उसे इतनी खौफनाक तरीके से मौत दी गई कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस शख्स के लीवर को 4 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसकी 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी को तोड़ दी गई थी। इतना ही नहीं, हाथ की हड्डी को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। इसके अलावा उसका दिल भी पूरी तरह से फट चुका था। सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत इस शख्स को दी क्यों गई थी? कौन था इसका कातिल जिसने इस पर जरा भी रहम नहीं किया? क्या सच में इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है या फिर मामला कुछ और ही था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों नए साल की शुरुआत के साथ जहां हर तरफ सभी लोग नए साल की खुशी में पार्टी और एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस को एक शख्स के गुम होने की खबर मिलती है। गुमशुदा शख्स के परिवार पुलिस को अपनी शिकायत में बताते हैं कि आखिरी बार उनके बेटे से मिलने कोई घर पर आया था, जो उसे अपने साथ ले गया और उसके बाद उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। साथ ही उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ये शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस की एफआईआर करते ही पूरे छत्तीसगढ़ में हंगामा मच जाता है, क्योंकि यह मामला किसी मामूली शख्स का नहीं था, बल्कि ये बीजापुर के 32 साल के एक नामचीन पत्रकार मुकेश चंद्राकर का था। शुरुआती दिनों में मुकेश अपना घर चलाने के लिए गैराज का काम करते थे और अब उनके पास रहने के लिए भी घर तक नहीं था, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने की जुनून था। इसी जुनून के साथ मुकेश ने बीजापुर से ग्रेजुएशन पास कर पत्रकारिता का कोर्स किया और अपने बड़े भाई योगेश चंद्राकर के साथ पत्रकारिता से अपने कैरियर की शुरुआत की। और जिस चैनल के लिए सबसे पहले उन्होंने काम किया उसका नाम था न्यूज़ 18। इसके बाद मुकेश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई बड़ी बड़ी स्टोरियां लिखी। हालांकि मुकेश का मानना था कि न्यूज़ चैनल खबरों को जिस तरह से जगह देनी चाहिए उस तरह से नहीं देते हैं और ना ही जनता के सामने सच रखते हैं। इसलिए उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके लिए पहले तो मोबाइल से एडिटिंग करते थे और फिर धीरे धीरे लैपटॉप से करने लगे। इस तरह से मुकेश पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे थे। ये बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों, अन्य मुद्दाओं पर रिपोर्टिंग किया करते थे और एक राष्ट्रीय चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम भी करते थे। साथ ही मुकेश के यूट्यूब चैनल पर देखते ही देखते 1.66 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर तब तक हो चुके थे। अक्सर अपने वीडियो में बस्तर इलाके के संघर्ष, आदिवासी समुदाय के मुद्दे और स्थानीय समस्याओं पर वीडियो बनाकर उन्हें लोगों के सामने पेश करते थे और अपने नेटवर्क के जरिए राज्य की राजधानी रायपुर और देश भर के पत्रकारों की भी मदद किया करते थे। बीते 2-3 साल पहले राजघाट परियोजना पर रिपोर्टिंग करते समय गुंडों ने इन पर हमला भी कर दिया था। ये एक ऐसे पत्रकार थे जिनकी कलम सच लिखने से कभी नहीं डरती थी और इनकी आवाज़ किसी पद और स्टेटस के दबाव में नहीं आती थी। मुकेश बिना डरे सबके सामने सच लाने का दम रखते थे और इनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, इन्होंने साल 2021 में नक्सलवादियों के बीच जाकर बटालियन के जवानों को बचाकर लाया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने भी इनकी इस बहादुरी की सराहना की थी। इतना ही नहीं, मुकेश ने कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर किए थे। शायद मुकेश की यही बात उनकी मौत का कारण बनी और उन्हें 32 साल जितनी कम उम्र में ही मौत की नींद सुला दिया गया। पर उनका कातिल था कौन और उन्हें क्यों मारा गया, यह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों पुलिस को जैसे ही 1 जनवरी की शाम मुकेश के परिवार से उनके गायब होने के बारे में पता चला तो पुलिस बिना देरी किए
मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। करीब 2 दिन की खोजबीन के बाद उन्हें मुकेश के लास्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है, जो कि एक ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के घर का ही था। पुलिस फौरन इस लोकेशन पर पहुंचती है और जब पूरे घर की जांच पड़ताल की जाती है तो वहां पर एक सेप्टिक टैंक में मुकेश की लाश मिलती है, जिसे हाल में ही कंक्रीट से बंद कर दिया गया था, जिस वजह से पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेप्टिक टैंक का एक हिस्सा खुला रहता है और उसे कई पार्टों में बांटा जाता है, जिस पर ढक्कन से ढक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। इस टैंक पर पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट से ढक दिया गया था और इसी शक के आधार पर जैसे ही पुलिस ने टैंक को तोड़ने की ऑर्डर दिए तो उसमें से ही 3 जनवरी 2025 को मुकेश की लाश बरामद हुई, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर ठेकेदार सुरेश के बाड़े में बने इस सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया गया था। हालांकि इस वक्त उनके सब की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन कपड़ों से उनकी पहचान मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मुकेश की लाश यहाँ पहुँची कैसे और उनका सुरेश के साथ क्या कनेक्शन था। आपको बता दें कि मुकेश की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही भाई ने इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। जी हाँ दोस्तों, सुरेश मुकेश का कज़न है और यह एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। सुरेश इस केस का मुख्य आरोपी है और इसके अलावा इस घटना में 3 आरोपी और भी शामिल हैं, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि सुरेश जो आज करोड़ों का मालिक है, यह पहले साल 2008 में पुलिस विभाग में 1500 रुपये में बावर्ची का नौकरी करता था, जिसके बाद वह धीरे धीरे अपना संपर्क बनाया और साल 2012 से छोटी मोटी ठेकेदारी शुरू की। इतना ही नहीं, इसने अफसरों से ऐसी साठगांठ बनाई कि चंद सालों में ही करोड़ों की सड़क बनाने का ठेका ले लिया, जिसके बाद साल 2016 में सुरेश को सबसे बड़ा ठेका 50 करोड़ का मिला, जो कि गंगालूर से नेलनार 32 किलोमीटर एक सड़क निर्माण का था। लेकिन यह 50 करोड़ भी सुरेश को काफ़ी कम लग रहे थे, इसलिए उसने साल 2019 में अधिकारियों के साथ गोलमाल करके 50 करोड़ के ठेके को 120 करोड़ के बजट का बना दिया। आपको बता दें, सड़क का काम अब भी चल रहा है, लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई है और सुरेश को 90% का भुगतान हो चुका है। यहाँ तक कि जो सड़क 17 किलोमीटर बनी थी वह भी 2024 के बारिश में बह गया था। और जब इस बात को लेकर लोगों ने बवाल काटा तो खुद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और एक सामाजिक नेता के इंटरव्यू में बताया कि सुरेश चंद्राकर के पास पहले साइकिल भी नहीं थी, लेकिन अब 50 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला है और एक एक गाड़ी की कीमत 1-1 करोड़ से भी ज़्यादा है। सुरेश ने बड़ी ही चालाकी से सड़क का बजट रिवाइज करा के 50 करोड़ से 120 करोड़ करा दिया, जबकि सड़क बनी ही नहीं और पैसे भी मिल गए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि सुरेश द्वारा बनवाई यह सड़क अगस्त के महीनों में बह गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो अधिकारियों ने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। ये खबर जब मुकेश को पता चली तो उन्होंने देरी न करते हुए इस घोटाले को सामने लाने का फैसला किया और 29 दिसंबर को सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक खबर जारी की, जिसमें उन्होंने सुरेश के करप्शन को उजागर किया, 120 करोड़ की सड़क का खुलासा किया। मुकेश की रिपोर्टिंग जब सुरेश ने सुनी तो उसे अपने ठेकेदारी जाने का डर सताने लगा, इसलिए उसने अपने भाई रितेश चंद्राकर को 1 जनवरी की रात मुकेश के घर भेजा और उसे बीजापुर चट्टानपाड़ा में स्थित अपने बाड़े में लाने के लिए कहा। अब क्योंकि यह कज़न थे और एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे तो मुकेश भी रितेश के साथ चला गया और परिवार वालों ने भी इन्हें नहीं रोका। रितेश मुकेश को लेकर सुरेश के बाड़े में पहुंचा, जहां तीनों मिलकर रात का खाना खाए और इसी दौरान रितेश ने मुकेश से कहा कि हम एक ही परिवार के हैं और तुम हमारा साथ देने के बजाय काम में बाधा डाल रहे हो, जिस पर मुकेश भड़क उठा और दोनों में बहस हो गई। इस वक्त यहाँ पर सुपरवाइजर महेंद्र टेके और दिनेश चंद्राकर, जो कि सुरेश का ही एक भाई है, वो भी वहाँ मौजूद था। चारों ने मिलकर मुकेश के छाती, सर, पेट और पीठ पर पहले लोहे के रॉड से वार किया। उसने सर पर कुल्हाड़ी से अटैक किया, फिर सबको ठिकाने लगाने के लिए पास के ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसे स्लैब के ढक्कन से बंद कर दिया और उस पर सीमेंट वगैरह लगा दिया ताकि किसी को भी पता न चले कि इस सेप्टिक टैंक के अंदर क्या है। लेकिन पुलिस ने आखिरकार 2 दिन की खोजबीन के बाद मुकेश का सब ढूंढ ही लिया
और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुकेश को दर्दनाक मौत देने के बाद रितेश फौरन ही अपनी कार को लेकर के रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से दिल्ली भाग गया, जबकि सुरेश अपनी कार से हैदराबाद भाग गया। 2 दिन तक तो किसी को इनके काले कारनामों के बारे में पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने जब मुकेश की फ़ोन लोकेशन चेक किया तो आखिरकार 2 दिन की खोजबीन के बाद उसका शव सेप्टिक टैंक से ही बरामद हुआ। इसके बाद मुकेश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट दिल दहलाने वाला था। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि मुकेश को बड़े ही खतरनाक तरीके से मौत दी गई थी। दम निकलने से पहले उसे काफ़ी यातनाएं दी गई थी। उसका लीवर 4 टुकड़ों में बटा हुआ मिला था। मुकेश की 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली थी। इसके अलावा हाथ के हड्डी भी 2 टुकड़ों में बटी हुई थी। इतना ही नहीं, हार्ट पूरी तरह से फटा हुआ था। सिर पर काफ़ी गंभीर चोट के 15 निशान पाए गए थे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया था, उनका कहना था कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश को बेहद बेरहमी से मौत के हवाले किया गया था। हालांकि इस घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। इन्हें पकड़ने के लिए 11 मेंबर की एसआई टीम बनाई गई थी, जिसके बाद रितेश, दिनेश और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं सुरेश को पकड़ने के लिए 4 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया और फिर सुरेश को बीजापुर लाया गया, जहां पर उसके साथ कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज कर लिया था। पीडब्ल्यूडी ने भी सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और जारी सभी टेंडर को रद्द कर दिया है। साथ ही सुरेश पर मुकेश की जान लेने के साथ साथ अवैध जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। जी हाँ, सुरेश का गंगालूर सड़क पर 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था, जिस पर उसने एक फार्म हाउस बना रखा था। पुलिस ने इस फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चलवा दिया और साथ ही साथ जहां भी सुरेश का अवैध जमीन कब्जा था उसे भी जब्त कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरेश ने वन विभाग के जमीन को भी नहीं छोड़ा था, उस पर भी अपना हक जमा लिया था, जिसे अब वन विभाग ने भी खाली करा लिया है। वहीं मुकेश के मामले में अब भी सुरेश के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या मुकेश को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।